दीदी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है, राधिका ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर संजना चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई नमन की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ सुमित्रा जी से टकराईं। सुमित्रा जी कातर नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोलें भी तो क्या बोलें, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। संजना बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद संजना अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू राधिका का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव तो होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पापा के सामने तो राधिका कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? राधिका और नमन की शादी 2 साल पहले हुई थी। नमन की शादी के 3 महीने बाद ही संजना की भी शादी सूरज के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी संजना ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद की चीज़ें बनाकर रखती थीं। शाम को पापा आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, संजना को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज़ जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद संजना सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण ससुराल वालों ने भेजा नहीं। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरी तरह ही बदल चुका था। कल से देख रही थी, माँ चुप चुप रहने लगी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उससे रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ ही रखी हुई थी। ये देखकर संजना ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गईं? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं थी, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थीं। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे संजना कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा था, पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था, मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब तो ये बातें संजना के गले से नहीं उतर रही थी। कुछ ना कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें संजना ने सुन ली,
अरे क्या बताऊं जीजी, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर में सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या जरूरत है। सुनकर संजना का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती हैं। उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी पर भाई कुछ बोलता नहीं था। कितनी गलत बात थी ये। संजना ने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा, रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह का झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही हैं, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनका जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उसे चुप रहने को कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर संजना ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौरी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौरी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी ये सब नहीं खाती। भाभी, आप खिलाओगी तो माँ खाएंगी ना, आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएंगी? कहकर संजना ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। कहकर संजना रसोई की तरफ जाने लगी तो राधिका बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी को कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना कहना था कि राधिका ने संजना को सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर संजना की आंखों में आंसू आ गए, पर राधिका का पेट तो उससे भी नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए। बेवजह मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की जरूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। राधिका की बात सुनकर संजना को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। संजना कहाँ जा रही हो? अचानक सुमित्रा जी ने कहा। ये सुनकर राधिका बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। राधिका ने बेशर्मी से कहा, नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज मैं तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। सुमित्रा जी ने कहा,
तो राधिका नमन से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही हैं, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए नमन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे राधिका कुछ कह नहीं पाई। आखिर नमन सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने चुप रहना ही ठीक समझा।